हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से पानी की कहानी शीर्षक नामक जो आपका गद्य खंड है, इसको हम पढ़ रहे थे। रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखित ये एक निबंध है। इस निबंध में यहाँ पर वो पानी की कहानी बयां कर रही है, एक ओस की बूंद के रूप में। यहाँ पर लेखक हमें क्या बताते हैं कि मैं जब आगे बढ़ा तो बेर की झाड़ी से एक ओस की जो बूंद है वो उनकी कलाई पर आ गई थी, और वहीं से वो सरक करके उनकी हाथ की हथेली पर आ गई थी। और यहाँ से उस ओस की बूंद ने अपना दुख बयां किया किसके पास, और बताया कि किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ से विचरण करती हुई वो उनके हाथ पर आई है, और किस प्रकार से वो मदद मांगने की यहाँ पर गुहार कर रही है लेखक से। उसने अपने होने का कि कहाँ से पानी आया, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, और पानी जो है वो कहाँ कहाँ से जा करके अब जो है उनकी हथेली पर आया है। वो जो ओस की बूंद है वो उनकी हथेली पर किस प्रकार से आया है, ये सब बातें यहाँ पर ये ओस की बूंद रामचंद्र तिवारी जी को यानी कि लेखक को यहाँ पर बता रही है। और देखिए उसने क्या बताया कि उनके पूर्वज किस प्रकार से पानी का निर्माण होता है, किस रासायनिक अभिक्रिया से पानी का निर्माण होता है, और किन किन गैसों के द्वारा यहाँ पर आपके जो पानी का निर्माण होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर बता रही है वो उसकी बूंद। यहाँ पर उसने कल की क्लास में, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो वो पानी की बूंद है वो समुद्र में चली गई थी। ठीक है, बर्फ बनी वो कई सालों तक, जब वो बर्फ उसे होश आया तो वो बर्फ बनी हुई थी, लेकिन वो बर्फ भी जो है धीरे धीरे पिघल रही थी। और वो बर्फ बर्फ का जो टुकड़ा है वो जो है कहाँ पर आ गई थी, वो समुद्र में आई। और समुद्र में आकर भी वो कई मास तक जो है इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन जो है गर्म धारा से उसका भी इसकी भेंट हुई। उस गर्म धारा से जो है जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उसने और हमने जो है गर्मी उस पे जो है सोखी, किसकी, उस गर्म धारा की गर्मी को उसने सोखा। तो सोखने के पश्चात वो जो बर्फ बनी हुई ओस की जो पानी थी वो पिघल गया और पानी बनकर वो समुद्र में मिल गया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था कल की क्लास में। समुद्र का भाग बनकर वो क्या कह रही है कि मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णातीत था, यानी कि वर्णन करने लायक था। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज्य है, यानी कि समुद्र में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, यानी कि पानी के अलावा असंख्य जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। और उसमें नीरा नामक भरा है, नीरा नमक भरा है। पहले वो क्या कह रही है कि पहले पहल समुद्र का जो खारापन था वो मुझे बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन मेरा जी मचलाने लगा। पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया, यानी कि और नीचे में गई। मार्ग में मैंने जो है विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, और कई कई मन भारी कछुए, और कई हाथों वाली मछलियां देखी। यहाँ मछली, एक मछली तो ऐसी थी जो मनुष्य से कई गुना जो है लंबी थी, और उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। इसके बाद मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र खुलने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों का को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, यानी कि एक ऐसा जीव दिखा जिसमें एक अलग प्रकार की चमक थी। ठीक है, यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, और वो जीव क्या था, वास्तव में एक सुंदर सी मछली थी। अब देखिए वो मछली किस प्रकार थी, इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इस प्रकाश को देखकर, इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, यानी कि उस चमकदार मछली के अंदर पास जो है छोटी छोटी मछलियां ये नहीं जानती थी कि ये
जो बड़ी मछली है ये उनको खा जाएगी। वो जो है उस प्रकाश को देखकर उस मछली के पास आ जाती थी और जैसे ही उसे भूख लगती थी वो उनको अपना खाना बना लेती थी। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल हैं, छोटे ठिंगरे मोटे पत्ते वाले बड़े बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं और इन घाटियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते थे जो निपट अंधे और महा आलसी थे। तो यहाँ पर ओंस की जो बूंद है वो लेखक से क्या कह रही है कि मैं जब और गहराई में गई तो मैंने क्या देखा कि वहां पर घाटियां भी हैं, गुफाएं भी हैं, पहाड़ भी हैं और नाना प्रकार के वहां पर बहुत प्रकार के वन भी वहां पर क्या है, वन भी उगे हुए हैं, झाड़ियां हैं, कई प्रकार के वहां पर जीव जंतु हैं। और वहां पर जो है ओंस की बूंद क्या कह रही है कि वहां पर मैंने क्या देखा कि वहां पर जो है निपट अंधे तथा महा आलसी यानी कि बहुत ही आलसी वहां पर जानवर थे। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। तो क्या कह रही है ओंस की बूंद कि एक ही दिन में नहीं, मैंने ये सब जो है कई वर्षों में देखा। ठीक है, अब जो है क्या कह रही है ओंस की बूंद, जी में आया कि ऊपर लौट चले। अब जो है जब वो पूरा समुद्र के अंदर घूम गई, पूरा विचरण उस ओंस की बूंद ने यानी कि जो पानी की बूंद थी वो घूम चुकी थी। अब उसे ऐसा लगा कि मैंने बहुत घूम लिया है समुद्र के अंदर, अब जरा ऊपर चले। परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब जो ओंस की बूंद है वो क्या कह रही है कि जब मैं समुद्र के अंदर गई तो मैंने ऊपर आने की कोशिश की कि मैं फिर से जो हूँ इस समुद्र से ऊपर आऊं, लेकिन ये जो प्रयास था ये असंभव था। मेरे ऊपर जो है पानी की कितनी 3 मील जो है पानी की परत थी। ठीक है, तो अब जो है ओंस की बूंद क्या कह रही है कि मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी क्योंकि पहले भी ओंस की बूंद अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई थी। तो क्या कह रही है कि मेरे लिए ये क्या था, ये मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि पहले भी उसके साथ इस प्रकार की घटना हो चुकी थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। यानी कि जो समुद्र, इसका मतलब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि धरती के अंदर पानी अवशोषित हो जाता है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ओंस की बूंद है वो लेखक को क्या कह रही है कि करोड़ों जो जल कण हैं वो इसी प्रकार से क्या करती हैं, धरती के नीचे चली जाती हैं। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य ये है कि पानी की जो है, देखिए जब बारिश आती है, आप आजकल बारिश का मौसम है तो आप अपने खेतों में देखिए जब बारिश आती है तो कितना सारा पानी बहता है। लेकिन जैसे ही वो बारिश बंद हो जाती है थोड़ी ही देर में वो सारा पानी बिल्कुल आपको सूखा दिखेगा। आखिर वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी धरती के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो जल कण पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें हमें लेखक बता रहे हैं कि जो पानी है वो धरती के अंदर अवशोषित होता है। ठीक है, बरसात के मौसम में तो आप देखते हैं नदी नाले, और 2 मिनट में आप जहाँ खेत देखिए, खेतों में पानी के इतने सारा पानी आता है, वो सारा जो है धरती के अंदर उन किससे, वो जल कण जो है पृथ्वी के द्वारा उन खेतों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लेखक भी बता रहे हैं कि करोड़ों जल कण जो है इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप देखते हैं गर्मियों में पानी नदी नालाबों और समुद्र में तक भी जो पानी जो है कम हो जाता है, तो कुछ पानी पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होता है और गर्मियों में कुछ पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना, तो जीजीआईसी भागलपुर, इसको रीड कीजिए बेटा यहाँ से। जीजीआईसी भागलपुर, माइक ले लीजिए कोई बच्चा। आपका क्या नाम है बेटा? मैं मुस्कान। मुस्कान, चलिए मुस्कान क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर?
मैम पानी की कहानी। सुनी है आपने इससे पहले? यस मैम। क्या होता है यहाँ पर बताइए, अभी तक क्या क्या हुआ है ओस की बूंद के साथ? मैम पानी के बारे में बताया गया है। हम्म, मैम क्या क्या बताया गया है? हाँ, कोई बात नहीं, आप डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं। कैसे बनता है पानी? यस मैम। पानी कैसे बनता है? पता है? चलिए कोई बात नहीं, इसको रीड कीजिए आप, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में बड़ी वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। हम्म, चलिए आगे। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हूँ। हाँ, हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। हेलो। हाँ जी बेटा, यहाँ पर जो ये बातें हो रही हैं, ये कौन किसको बता रहा है? यस हाँ, मैम। आप हो गया। कौन किससे बात कर रहा है? यहाँ बूंदे बात कर रही है पानी हाँ, की। किससे? आदमी से। कौन से आदमी से? पाठ के लेखक कौन है? नहीं पता आपको? नो मैम। चलिए बैठ जाइए। रामचंद्र तिवारी जी के लेखक हैं और यहाँ पर बेर की जो झाड़ी है, एक दिन बेर की रामचंद्र जो लेखक हैं हमारे यहाँ पर, इस पाठ के जो लेखक हैं जिन्होंने ये निबंध लिखा है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उनकी हाथ की कलाई पर एक बूंद आई, ओस की बूंद।
वो जो बूंद है वो सरक सरक करके वो आश्चर्यचकित हो गए कि वो जो बूंद थी वो सरकते सरकते उनकी हथेली पर आ गई और इतने में वो कुछ आवाज कर रही थी। ठीक है ना? पढ़ा है आपने सभी ने, 2 दिन से चल रहा है एक आपका जो गद्य खंड है। तो जब वो आवाज कर रही थी तो वो आश्चर्यचकित वो इधर-उधर देखते हैं, लेकिन आवाज उनकी हथेली से आ रही थी और वो क्या कह रही थी, सुनो सुनो। ठीक है? जब उस ओस की बूंद ने लेखक से सुनो सुनो कहा, बार बार वो कह रही थी सुनो सुनो, तो इतने में उन्होंने क्या कहा, कहो कहो, और दोनों की बात हो गई। और इस प्रकार वो ओस की बूंद जो है वो सारा वृतांत बता रही है किसको, लेखक को, कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी जान बचाने के लिए। और अभी क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, लेखक ने यहाँ पर जो ओस की बूंद है उसका मानव की तरह एक प्रकार से चित्रण किया है कि जो ओस की बूंद है यानी कि जो पानी है वो कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से वो आया। तो उस ओस की बूंद ने बताया कि मैं पेड़ जो आपको दिख रहा है, ये पेड़ जो है ना, ये जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही ये धरती के नीचे भी है। इस पेड़ के नीचे इसकी जड़ें जो हैं धरती के अंदर इतनी ही फैली हुई हैं, जिसको तुम समझ रहे हो कि ये पेड़ इतना विशाल ऊपर को है, इतना ही नीचे भी है। और हम जो पानी है, हम जो है इसका क्या करते हैं, पोषण करते हैं। हम ये हमें जो है धरती से, और इस पेड़ की जड़ों में रोए होती हैं, वो रोए जो है हम पानी की बूंदों को क्या करती है, सोखती है, अपनी तरफ वो खींचती है। अब उन पानी में जो है खनिज पदार्थ, खनिज लवण भी क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, और उन्हीं से जो है पेड़ का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, सभी जानते हैं पेड़ जो है क्या करती हैं, अपनी पत्तियों में भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने सभी ने विज्ञान में पढ़ा है, किस प्रकार से पेड़ अपने भोजन बनाती है और जड़ों से वो जो है पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है। तो यहाँ पर जो ये पानी की बूंद है वो लेखक को बता रही है कि जो पेड़, जिस पेड़ से मैं आई, उस पेड़ को जितना तुम ऊपर देख रहे हो, वो पेड़ धरती के नीचे भी इतना ही क्या हुआ है, विशाल काय रूप में वो फैला हुआ है। ठीक है? और कैसे वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है और पानी में घुले उन खनिज लवणों को भी वो सोख लेता है। तो यहाँ पर ओस की बूंद क्या कह रही है कि मैं कहाँ-कहाँ से आई और अंत में मैं पत्ती में आ गई थी, उस पेड़ की पत्ती में आ गई थी ताकि मैं भाप बन जाऊं। यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब ये है कि पानी जो है धरती के द्वारा अवशोषित किया जाता है, पेड़ों के द्वारा, ठीक है ना, धरती से अवशोषित किया जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी पेड़ जो द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो पत्तियों से सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। तो ओस की बूंद क्या कह रही है कि मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा करके इस पेड़ की पत्ती पर आई थी ताकि मैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा मैं क्या हो जाऊं, भाप बन जाऊं। ठीक है, लेकिन इतने में सूर्य अस्त हो गया और मैं जान बचाकर तुम्हारे पास आई हूँ। तो यहाँ पर लेखक वो क्या कह रही है कि मुझे बस एक रात के लिए अब मेरी जान बचाओ, उसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रकाश होगा मैं सुबह क्या हो जाऊंगी, सूर्य के प्रकाश से मुझे जो है उड़ने की शक्ति मिलेगी, यानी कि मैं फिर भाप बन जाऊंगी, फिर मैं आसमान में उड़ती रहूंगी भाप बन करके। तो इस पर जो है लेखक को वो बताती है कि कैसे मेरे पूर्वज जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से उनका जो रासायनिक क्रिया होती है उससे पानी बनता है। ठीक है, तो कैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये सभी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें हमें पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसे बनी, तो वो अब जो है हमारे पूर्वज जो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, उन दोनों को जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, उन दोनों की रासायनिक क्रिया हुई, उन दोनों से मेरा निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर लेखक ने ये भी बताया है कि पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के द्वारा हुआ है। पृथ्वी जो है हमारी कैसे बनी है, ये भी यहाँ पर उसकी बूंद ने लेखक को बताया कि जो सूर्य है वो विशाल क्या है, आग का गोला है। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, एक प्रचंड जो है आग का गोला सूर्य की तरफ आया और वो सूर्य से टकराया तो नहीं, लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक टुकड़ा टूट गया और वो बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो गया था, बंट गया था। इन्हीं में से हमारा एक पृथ्वी भी था जो पहले कई सालों तक क्या था, क्या रहा, आग का गोला रहा।
और उस आग के गोले को धीरे 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 कई सालों बाद वो ठंडा हुआ। इस पर लेखक ने पूछा कि जब आग का गोला पृथ्वी था तो तुम पानी आई कहाँ से? ठीक है। इस पर जो है उस ओंस की बूंद ने क्या कहा कि धीरे धीरे, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बनी, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे होश आया तो मैं जो हूँ बर्फ बनी हुई थी। और बर्फ बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कुछ सालों तक मैं बर्फ बनी रही, लेकिन धीरे धीरे मेरे नीचे की जो तल है यानी कि नीचे का जो बर्फ है वो पिघलती गई और मैं पिघल कर समुद्र में गिर गई। समुद्र में जाने के बाद वहां पर मैं जो हूँ किसी गर्म भाप के साथ मेरा क्या हुआ, संपर्क हुआ, और उससे मैं जो हूँ पिघल गई। पिघलने के बाद मैं जल बनी, और जल बनने के बाद मैंने कई सालों तक उस समुद्र के तल पर ही विचरण किया, वहां इधर उधर मैं घूमती रही। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस समुद्र के नीचे चली जाऊं। वहां जाकर ओस की बूंद क्या कह रही है कि वहां जाकर मैं देखती हूँ कि समुद्र में पहले मैं सोचती थी कि यहाँ पर मेरे बंधु बांधव ही रहते हैं, यानी कि सिर्फ जल ही जल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर असंख्य जो है क्या थे, जीव जंतु थे, कई प्रकार की वहां पर मछली, केकड़े, घेगड़े, इस प्रकार के जीव वहां पर उस ओस की बूंद यानी कि जल ने देखा। धीरे धीरे वो और गहराई पर चली गई, लेकिन उसे वहां क्या दिखता है, वहां बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखती हैं, ठीक है ना, गुफाएं दिखती हैं, और वहां पर कई प्रकार के जो आलसी जानवर हैं वो भी वहां पर ओस की बूंद को दिख रही है। तो यहाँ पर जो बूंद है जो कि अब आश्रय लेकर लेखक के पास आई है, वो जो है इन बातों को लेखक को बता रही है। तो ओस की बूंद और लेखक की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर अपने बारे में बता रही थी। और देखिए यहाँ पर कहाँ तक हम गए थे कि जल कण जो अब क्या कह रही है कि कई साल जो है वहां पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। ये सब देखने के बाद मुझे कई वर्ष पर लगा, क्योंकि जब ओस की बूंद नीचे चली गई, कई वर्ष वहां विचरण करने के बाद, वहां घूमने के बाद, अब उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं ऊपर चली जाऊं, लेकिन ये असंभव था। ठीक है। अब आगे की जो निबंध है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।